गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। तो सर, अगस्त का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज जैसे भी करके हमें अगस्त वाला जो पार्ट है वो सर अपना कंप्लीट कर देना है, ठीक है? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? आगे बढ़े तो पहले कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए, देखें कितना याद है। हाँ, ये इसरो कोलैबोरेट करने वाला है किसके साथ? रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के डेवलपमेंट के लिए इसरो किसके साथ कोलैबोरेट करने वाला है, बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 80। बिल्कुल सर, बार्क के साथ कोलैबोरेट करने वाला है इसको, ठीक है। इंडिया का पहला एआई स्कूल सर कहाँ बन रहा है? ये सब क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया का पहला एआई स्कूल कहाँ बन रहा है? बिल्कुल सर, केरला में बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 तक आई थिंक हो गया था, या 103 हो गया था। हाँ, 104 तक हो गया था। लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3। देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस हैं। जो चंद्रयान 3 लूनर सरफेस पे लैंड करा है, तो उसकी लैंडिंग साइट का नेम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट। आप लोग एक आदत जरूर डेवलप कर लीजिए न्यूज़पेपर रीडिंग की, ठीक है। अब न्यूज़पेपर में कई लोगों का कमेंट आता है, सर हमारे यहाँ द हिंदू नहीं आता है, इंडियन एक्सप्रेस, सॉरी इंडियन एक्सप्रेस नहीं आता है। कोई दिक्कत नहीं, अरुणाचल टाइम्स तो आता है। आप सर अरुणाचल टाइम्स पढ़िए, हैबिट डालिए। आपके करंट अफेयर्स वो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं पूछ रहा है, सिंपल सिंपल करंट अफेयर्स आते हैं। एपीएसएसबी में खासतौर से सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है। अभी आपका देख लो, सिंपल सवाल था, आदित्य एल1 मिशन किसका रिलेटेड है। थोड़ा भी अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होता, अरुणाचल टाइम्स भी पढ़ा होता, आप ये क्वेश्चन कर पाते। चंद्रयान 3 किस डेट को लॉन्च हुआ? अगर आप अरुणाचल टाइम्स ही पढ़ते तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता। लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3, ये हर न्यूज़पेपर में कवर की गई है सारी चीजें, ठीक है। ये सब अगर कोई न्यूज़पेपर नहीं आता है तो कोशिश करिए इंटरनेट से पढ़ने की, ठीक है। अगर आप इंटरनेट पे क्लासेस कर रहे हैं, उसी तरह से इंटरनेट से आप पेपर भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो कोशिश करिए इंटरनेट से पेपर पढ़ने की। इंटरनेट पे तो और आपको सस्ते में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन भी नहीं है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, अपन कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अरेंज कर देंगे न्यूज़पेपर में, ठीक है। आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको प्रोवाइड किए जाए, और कुछ और चेंजेस लाने के लिए सोच रहे हैं। देखते हैं, जैसे ही होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 105 पे। रिसेंटली 27th एडिशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज 2023 was hosted by which of the following countries? 27th edition of Malabar Exercise 2023 was hosted by which of the following countries? Among all the military exercises I have told you, जितनी भी military exercises मैंने आपको बताई हैं, the most important one is Malabar exercise, सबसे खास exercise। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा सही होने के चांस, वो सबसे ज्यादा आने के चांसेस अगर मिलिट्री एक्सरसाइज है तो वो मालाबार एक्सरसाइज। वेयर इज शिव शक्ति पॉइंट? अरे सर, ये चांद पे एक पॉइंट है। चांद की जो सदर्न सरफेस है उस पे अपना चंद्रयान 3 पहुंचा है ना, विक्रम लैंडर वहां पहुंचा है ना। तो जिस पॉइंट पर वो पहुंचा उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है? शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है सर। ये चांद पे ये पॉइंट। तो मालाबार एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। तो इसको कौन होस्ट कर रहा है? 2023 की जो होस्टिंग है वो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, ठीक है।
देखो मालाबार एक्सरसाइज आज के टाइम में बेसिकली क्वाड मेंबर्स की एक्सरसाइज है। क्वाड मेंबर्स कौन है सर? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए। ठीक है, इन चार कंट्रीज को कलेक्टिवली हम क्वाड कंट्रीज कहते हैं और इन्हीं चार कंट्रीज की कलेक्टिव एक्सरसाइज है मालाबार। पहले ये सिर्फ इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज हुआ करती थी। ठीक है, फिर उसके बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें 2007 में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं और 2014 से अगर आप देखोगे तो इंडिया, यूएस, जापान इसमें रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसके बाद आपका 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी एक रेगुलर पार्टनर बन गया। तो पहले ये एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच स्टार्ट हुई थी, बट अब अगर आप बात करें तो ये चारों कंट्रीज, ये जो क्वाड मेंबर के कंट्रीज है, ये चारों कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं मालाबार एक्सरसाइज में। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्वाड कंट्रीज भी पूछ सकता है, मालाबार एक्सरसाइज भी पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ, मालाबार से हमें क्या याद आता है सर? मालाबार रेस्टोरेंट ईटानगर में भी है, नाहरलगुन में भी है, या मालाबार मोमोज। मालाबार कोस्ट एक्चुअली केरला की कोस्ट है ना, तो वहां से ये वर्ड मिल गया हमें मालाबार, है ना, तो मालाबार से तो साउथ इंडिया समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं सर। Which of the following countries has conferred PM Modi with Grand Cross of the Order of Honor? देखो अभी तक इंडिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को अवार्ड मिले हैं, अगर आप जो हर कंट्री का जो नेशनल अवार्ड होता है, तो वो सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिलते हैं। ठीक है, तो अभी एक और अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो सवाल यह है कि ये सर अवार्ड कौन सी कंट्री का है? आयरलैंड का है, नॉर्वे का है, स्वीडन का है, या ग्रीस का है? हाँ जी, ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये अवार्ड किसका है सर? बिल्कुल सर, ये ग्रीस का अवार्ड है। ठीक है, तो ये ग्रीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अभी अगस्त 2020 में अवार्ड दिया था। ही इज द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब बाहर दूसरे देश के किसी हेड को मिलने वाला ये पहला अवार्ड है ग्रीस की तरफ से। ठीक है, चलो ग्रीस की अगर बात हो गई तो कैपिटल बता दीजिए सर। ग्रीस की कैपिटल जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, बहुत टफ सवाल नहीं पूछा है, ग्रीस की कैपिटल बताइए जरा। रोमानिया सर देश है, रोमानिया इज नॉट द कैपिटल ऑफ ग्रीस, वो देश है सर। बिल्कुल एथेंस है सर। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस है, ध्यान रखिएगा, ग्रीस की कैपिटल एथेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। Recently, which of the following ministries has launched Project Amber? प्रोजेक्ट अंबर से रिलेटेड सवाल है, कौन सी मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है? स्किल डेवलपमेंट, लॉ एंड जस्टिस, विमेन एंड डेवलपमेंट, होम अफेयर्स। इसमें तुक्का लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, गैसिंग करना इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। कोशिश करिए, अगर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे।
बिल्कुल सर, प्रोजेक्ट नंबर किसका? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोजेक्ट नंबर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोजेक्ट नंबर की अगर हम बात करें, it is a joint initiative of National Skill Development Corporation under the aegis of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship to create the necessary avenues। ठीक है, तो ये आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इनिशिएटिव है। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर है और जीआईएफ के अंदर है। ठीक है, मतलब दो के कॉपरेशन से चल रहा है, एनएसडीसी और एक जीआईएफ। एनएसडीसी किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंडर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोग्राम चल रहा है, संकल्प प्रोग्राम। उस संकल्प प्रोग्राम के तहत ये प्रोजेक्ट एम्बर को चलाया जा रहा है। ये संकल्प प्रोग्राम क्या है? संकल्प प्रोग्राम का पर्पस है कि जेंडर डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाया जाए इन द टेक इंडस्ट्री एंड अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स। जैसे आपका टेक इंडस्ट्री है, मान लो जैसे ड्रोन बनाना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, या जो भी टेक्निकल काम है, उसमें जनरली देखा जाता है इट इज डोमिनेटेड बाय मेन सोसाइटी। ठीक है, तो विमेन का कंट्रीब्यूशन इसमें कम है, तो उसको बढ़ाना है। साथ ही साथ जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, यानी जिन लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जिन लोगों को अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं, तो उन लोगों को टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट एम्बर सरकार चला रही है अंडर द संकल्प प्रोग्राम। ठीक है, तो टारगेट ये है कि सर 30,000 यूथ को ट्रेन किया जाएगा और उस 30,000 में 50% कौन होंगी? महिलाएं होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसलिए करी जा रही है कि सोसाइटी का जिसका जितना परसेंटेज हो सोसाइटी में लोगों का उतना उनको सोसाइटी में हिस्सा भी मिले। ठीक है, यानी जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी खुद से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये सरकार आगे बढ़ाएगी। और दूसरा जेंडर डाइवर्सिफिकेशन, विमेन एम्पावरमेंट का भी ये काम करे। ठीक है, क्योंकि इंडिया में देखो जॉब की थोड़ी कमी है, बात सही है, लेकिन हाँ स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी है। कंपनीज अगर हायर भी करना चाहे तो अगर आप देखो वो स्किल्स जो उनको रिक्वायरमेंट है वो लोगों से नहीं मिल पा रही है। आईटीआई खुल गए हैं, आपका बहुत सारे डिप्लोमा कॉलेजेस है, बट जो लेवल ऑफ स्किल उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से लोगों को नौकरी मिलने में दिक्कत होती है। तो सरकार इसीलिए स्किल्स पे काम कर रही है, क्योंकि इधर तो सरकार चाह रही है मेड इन इंडिया हो, हर चीज इंडिया में बने। अगर हर चीज इंडिया में बने तो इंडिया में लोग भी तो होने चाहिए सर बनाने वाले। तो मेड इन इंडिया के साथ साथ ये भी जरूरी है कि जब प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए, प्रोडक्शन का काम शुरू हो, तो प्रोडक्शन के लिए जो स्किल्स चाहिए, तो स्किल्ड लेबर भी सर हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास लेबर नो डाउट कमी नहीं है, लेकिन हाँ स्किल्ड लेबर की कमी है। तो इसी के लिए ये गवर्नमेंट का मोटिव है प्रोजेक्ट अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 108। Recently, who among the following from India has won gold medal for shooting in ISSF Championship 2023? ये जो शूटिंग चैंपियनशिप है इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन है, इनमें से किसने गोल्ड मेडल जीता है? जल्दी से बताइए। हाँ जी सर, स्पोर्ट्स का सवाल है। स्पोर्ट्स के सवालों को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, हर साल इस पे क्वेश्चन आता है। इवन मैं तो सजेस्ट करूंगा जितने भी महीने का करंट अफेयर्स पढ़ो, हर एक मंथ में से जहां जहां भी स्पोर्ट का सेक्शन दिखे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स एक जगह अलग से कंपाइल करो। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप अपने एंड से करो, तो इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा करंट अफेयर्स में, और ज्यादा अच्छे से अगर आप अपने एंड पे करोगे तो ज्यादा आगे कर पाओगे। ठीक है, तो इसको कोशिश करिए। स्पोर्ट्स से सवाल बहुत आ रहे हैं, यूडीसी में 5 सवाल आए थे, इस बार 2 सवाल आए थे, और 2 तो जनरली आते ही आते हैं, ये मान के चलो। एपीएसएसबी जनरली 2 सवाल आपका पूछ ही रहा है। चलो इसका आंसर देख लेते हैं सर। करेक्ट आंसर इज अमनप्रीत सिंह। ठीक है, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और ये चैंपियनशिप में अगर आप देखें तो इंडिया की पोजीशन नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे चाइना की है। तो ये चैंपियनशिप कहां पर हुई थी सर? अजरबैजान, बाकू में। ठीक है, बाकू अजरबैजान में हुई थी। और ये ध्यान रखना, बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान। ठीक है, बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान।
अब देखो कई लोग आपसे कहते हैं कि कैपिटल्स कंट्रीज अलग से रटो, ये सब चीजें रटने वाली चीजें नहीं होती सर। आपसे जो रिक्वायरमेंट है, आपका एग्जामिनर बिल्कुल भी नहीं चाह रहा आप एक दिन पहले बैठ के रट्टा मारो। वो ये चाह रहा है कि भैया एक साल रेगुलर करंट अफेयर्स अटेंड कर लो, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ लो, बेसिक इंफॉर्मेशन ले लो, बस इतना ही आपके एग्जाम में रिक्वायरमेंट है। तो ये कैपिटल्स कंट्रीज इनकी कैपिटल्स रटने की जरूरत नहीं है। सिंपली न्यूज़पेपर रेगुलर कर लो, आप करंट अफेयर्स रेगुलर कर लो, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, इनको अलग से नहीं करना पड़ता है सर, इनमें अलग से टाइम मत दो आप। अलग से टाइम देना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में दो, मैथ्स की प्रैक्टिस करो, वो उसमें टाइम अलग से दो। ये जो चीज है ना एक्स्ट्रा जो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो सब हम करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को इसीलिए अच्छे से फोकस करो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट लीजेंड्स हैज बीन अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज द नेशनल आइकन। ये क्वेश्चन देखो आपका अभी एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था सीएचएसएल वाला, उसमें भी पूछा गया। ठीक है, ये भी CHSL 2023 में ये सेम क्वेश्चन आया था। Which of the following cricket legends has been appointed by the Election Commission of India as the national icon? तो इसका आंसर तो सर जाहिर है बात है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अच्छा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है सर? श्री राजीव कुमार। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो इलेक्शन कमिश्नर हैं। दो इलेक्शन कमिश्नर्स कौन से हैं? श्री अनूप चौधरी और श्री अरुण गोयल। ठीक है, श्री अनूप चौधरी और श्री अरुण गोयल। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है श्री राजीव कुमार। ठीक है, ये तो बात हो गई सर करंट अफेयर से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के थोड़े स्टैटिक से रिलेटेड। आपसे ये पूछ सकता है कि सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में इलेक्शन कमीशन आता है? ठीक है, टोटल 25 पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्ट नंबर 15, ठीक है, एक्स वी नहीं है सर, ये पार्ट नंबर 15 है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 15 में अगर जाओगे आप तो दैट डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आर्टिकल नंबर पूछो तो 324 से 329, ये इलेक्शन कमीशन की पावर, उनके फंक्शन, उनका टेन्योर, उनकी एलिजिबिलिटी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो टोटल डिटेल है उसको कवर करते हैं। पार्ट 15 आर्टिकल 324 से 325, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लेना अपने लिए, ठीक है, ढूंढने की कोशिश करना। देखो आज के टाइम में हमारा वोटिंग एज कितना है? 18 ईयर्स, बट एक टाइम पे ये 21 ईयर्स हुआ करता था। ठीक है, एक टाइम पे वोट करने की मिनिमम एज 21 थी, आज 18 ईयर्स है। तो सवाल ये है कि ये 21 से 18 जो एज घटाई गई है, ये कौन सी अमेंडमेंट से घटाई गई थी? अमेंडमेंट नंबर और ईयर। ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट से घटाई गई थी? अमेंडमेंट फर्स्ट, सेकंड, 61, 62 कौन सी अमेंडमेंट थी और कौन सी ईयर में ये अमेंडमेंट लाया गया था? इसका आंसर अपने आप ढूंढने की कोशिश करिएगा। ठीक है सर, नहीं मिले तो अगली क्लास में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 110। Recently, PM Modi co-chaired the ASEAN Summit 2023. It is held in which of the following countries? Indonesia, Malaysia, Japan या China? अभी देखो आपको G20 समिट देखने को मिली थी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आसियान समिट अटेंड करने गए थे। ठीक है, तो वो कहाँ गए थे? ये आसियान समिट किस कंट्री में हुई थी? इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान या चाइना? हाँ सर, आसियान समिट कहां पर हुई थी आपका? इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान या फिर चाइना? ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। अब देखो यही छोटी छोटी बातें हैं इसमें, बिल्कुल अगर एक दो दिन मतलब अगर आप रेगुलर सिर्फ न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे ना, ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैंने ऐसे ये क्वेश्चन नहीं लिए ना कि ये बिल्कुल मतलब डीप डाउन जाके क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और सिंपल इसीलिए लिए, सिंपल पूछता है तो सिंपल ले रहे हैं।
तो यूपीएससी लेवल के तो वो क्वेश्चन आने नहीं है आपके, ठीक है, तो उतने लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आसियान इंडिया समिट की सर अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री गए थे, कुछ बातें हुई, तो 12 पॉइंट का प्रपोजल इंक्लूड किया गया। उसमें से जैसे मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव करेंगे, जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है उसको इंडिया से कनेक्ट करेंगे, और इंडिया से वो वेस्ट एशिया से कनेक्ट होगा। वेस्ट एशिया में आपका कौन आ जाता है, ये जो आपका अरब वर्ल्ड है ये वेस्ट एशिया में आ गया, और उसको यूरोप से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया को यूरोप से कनेक्ट करेंगे इंडिया के थ्रू। ट्रेड रूट डेवलप किया जाएगा। ये सारी चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपकी कंट्री से ट्रेड रूट गुजरता है ना तो आपकी कंट्री बहुत पैसा कमाती है, ठीक है। और दूसरा, अभी ये चाइना को भी काउंटर करना है क्योंकि चाइना का भी एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इस तरह से बना है, इंडिया को बाईपास करते हुए उन्होंने अपना इनिशिएटिव बनाया था, तो उसको काउंटर करने के लिए हम इस तरह के मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। हमने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बनाया है, ठीक है, उसको हम आसियान कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा एक फंड बनाया गया है आसियान इंडिया फंड, जिसके पैसे की मदद से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, ठीक है। एक आपका इकोनॉमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आसियान एंड ईस्ट एशिया, उसको रिन्यूअल किया जाएगा, ठीक है। वो इंस्टीट्यूशन यही काम करेगी रिश्तों को और मजबूत करने का, ठीक है। कॉल्ड फॉर कलेक्टिवली रेजिंग इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय ग्लोबल साउथ इन मल्टीलेटरल फोरा। जैसे होता क्या है कि देखो, जो एक ब्रॉड लेवल पे डिवीजन चलता है नॉर्थ वर्सेस साउथ का, जो साउथ कंट्रीज है उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है नॉर्थ के कंपैरिजन। नॉर्थ में आपके जैसे यूरोप आ गया, नॉर्थ अमेरिका, ये यूएसए आ गया, ये सब नॉर्थ में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनकी ग्रोथ ज्यादा हुई है, और जो साउथ, जो ग्लोबल साउथ है दुनिया का, उसकी ग्रोथ कम हो पाई है। और जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है, आसियान कंट्रीज, इनकी भी ग्रोथ इसी चक्कर में कम हो पाई है। तो इसी वजह से एक इन्होंने डिसाइड किया है कि हम जो भी इश्यूज है ग्लोबल साउथ के, उनको मल्टीलेटरल फोरम जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया है ना, G20 हो गया, इन सारे फोरम्स में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए ग्लोबल सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा WHO के जरिए इंडिया में, इसकी बात हमने करी थी। तो आसियान कंट्रीज को इनवाइट किया गया है कि आप भी इसे जोड़े, ठीक है। मिशन लाइफ, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, प्रधानमंत्री ने एक लाइफस्टाइल को बदलने का तरीका बताया। मिशन लाइफ के तहत हमें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी है एनवायरनमेंट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें प्लास्टिक का यूजेज कम कर देना है, रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा यूज करनी है ना, पेट्रोल व्हीकल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करें। तो ये सारी चीजें क्या है, लाइफस्टाइल चेंज करना फॉर द एनवायरनमेंट। तो इसके लिए आसियान कंट्रीज को इनवाइट किया है, मिलके काम करते हैं, ठीक है। जन औषधि केंद्र में कोलैबोरेट करने के लिए बोला है। और जो सिक्योरिटी वाली बात है, टेररिज्म से इकट्ठा लड़ने के लिए, साइबर की जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करने के लिए एक दूसरे से, ये सारी चीजें कलेक्टिवली बोली गई हैं, ठीक है। एक CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ग्रुप है, उसको इनवाइट किया है आसियान कंट्रीज, उसको आके ज्वाइन करें। इसके बारे में भी हम कभी आगे डिटेल में बात करेंगे, पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। और जो मेरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी है, उसको, उसमें कॉपरेशन बढ़ाने की बात की गई है। क्योंकि अगर, अभी मेरे पास मैप नहीं है, क्योंकि अगर आप साउथ ईस्ट एशिया को देखोगे तो इधर साइड वाली जो कंट्री है, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज आती है, ठीक है। इनको चैलेंज मिलता है चाइना से। इनके एरिया में जो चाइना सी है, चाइना कहता है पूरा क्लेम हमारा है, तो वो अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश करना चाहता है। तो इंडिया ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कोलैब करके, कॉपरेशन उनका लेके, यहाँ पर चाहता है कि चाइना को काउंटर किया जाए, चाइना की डोमिनेंस स्टैब्लिश ना हो, हमारा भी मामला यहाँ पर चलता रहे, ठीक है सर। तो ये सारी चीजें इंडोनेशिया में आसियान इंडिया समिट में डिस्कस हुई थी, ठीक है। तो ये समिट कहाँ पर हुई थी, इंडोनेशिया पे, आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया, ठीक है। अभी मैं डिटेल ऐड करना भूल गया था शायद इसमें, नेक्स्ट जब भी आसियान के बारे में आएगा, आसियान बहुत रिपीट होता रहता है, ठीक है, तो अगली बार आपको और भी डिटेल में आसियान के बारे में पढ़ा दूंगा कि आसियान में होता क्या है, ठीक है सर। चलिए, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ जी सर, ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जेड क्लियर और नॉट क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। Moving to the next question, question number 111. Recently, which of the following cities became India's first solar city?
देखो सोलर विलेज पूछ लिया था इस बार, मोधेरा पूछ लिया था, मोधेरा गुजरात में एक विलेज है, इंडिया का पहला सोलर विलेज बन गया। वो आपके एग्जाम में सवाल आया तब के, वो मैं पढ़ा चुका था पहले। इस बार सोलर सिटी पढ़ लो, शायद पूछ ले। ये मत सोचना है आ चुका तो दोबारा आएगा नहीं, रिपीट बहुत होते हैं सवाल, ठीक है। ये यूपीएससी नहीं है सर, यूपीएससी भी कर देता है इवन कभी कभी, लेकिन उसका अंदाजा अलग होता है। बिल्कुल, इंडिया की पहले सोलर सिटी कहाँ बन रही है सर आपका, सांची में बन रही है, ठीक है, सांची में बन रही है। क्वेश्चन नंबर 112, recently which of the following payment services has launched India's first UPI ATM? एटीएम, अब देखो इंडिया में यूपीआई एटीएम का कंसेप्ट आ रहा है। अभी जैसे हम लोगों को क्या करना पड़ता था, अपना एटीएम कार्ड यूज करना पड़ता था, उससे कैश निकाल सकते थे। अब यूपीआई एटीएम का कंसेप्ट है, ठीक है। एटीएम पे सिंपल आपको जाना है, अमाउंट टाइप करना है, उस पर एक क्यूआर कोड बन के आ जाएगा, अपना फोन निकालना है, वो क्यूआर कोड स्कैन करना है, वो वेरीफाई कर लेगा कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, सिंपली वो आपको एटीएम से पैसा निकाल के दे देगा। तो ये बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन आने वाला है, मतलब अब जो हम एक कार्डलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, जैसे आपने भी देखा होगा जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, अब वो आपको ऑफर देती है कि आप चाहो तो प्लास्टिक जो कार्ड होता है उसको ना लेकर आप एक सॉफ्ट कार्ड बनवा लो, वो डिजिटली क्रेडिट कार्ड एज ए आपके पास रहेगा, ठीक है। तो अब कार्डलेस सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पहले हमें अलग अलग कार्ड लेके चलना पड़ते थे, अब उसको कम किया जा रहा है। जैसे एक तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वन नेशन वन कार्ड, ठीक है, वन नेशन वन कार्ड, ये दिल्ली में लगभग स्टार्ट भी हो रहा है। आप दिल्ली में आओगे मेट्रोज में आपको जगह जगह पैम्पलेट्स लगे, मतलब पोस्टल मिलेंगे कि यहाँ मेट्रो से अपना वन नेशन वन कार्ड आप बनवा सकते हैं। वन नेशन वन कार्ड में क्या होगा सर, आप जैसे देश की किसी भी मेट्रो में ट्रैवल करो, आप एटीएम कार्ड यूज करना हो या दिल्ली की बसेस यूज करना हो, तो उन सब के लिए अलग अलग कार्ड रखने की जरूरत नहीं, एक कार्ड है उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो कार्डलेस सोसाइटी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट, यहाँ तक ये ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना आप लोगों तक?